नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको कंटिन्यू क्लासेस दी जा रही हैं, उसी कड़ी में आज आपके लिए एक अलग सब्जेक्ट अर्थात ज्योग्राफी की क्लासेस आज से आपको दी जाएंगी। हम आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एक साथ आगे पीछे करके हम चलाते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान मत होना। दूसरी चीज़, अगर आपको ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड करनी है मेरी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग जो हैं वो ऑक्सफोर्ड लेकर जरूर बैठिए। ऑक्सफोर्ड लाइए, बिना ऑक्सफोर्ड के मज़ा नहीं आएगा। या फिर ऑक्सफोर्ड तो कंपलसरी है, प्लस इंडियन और वर्ल्ड दोनों का, भारत का और संसार का दो मानचित्र, एक पॉलिटिकल और एक नेचुरल यानी राजनीतिक और प्राकृतिक, दोनों ही प्रकार के मैप लेके आइए, समझ गए। और उनको अपने कमरे में, अपने रूम में टांगिए, चिपकाइए जैसे भी संभव हो, और फिर उसके बाद आप क्लासेस अटेंड करिए। इससे बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी और बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हमारी क्लास है ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी का हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, जिसमें हम बिल्कुल भारत के बारे में बिल्कुल आधारभूत जानकारियों के साथ इस लेक्चर को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दूसरी चीज़, जैसा कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको मैं बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जैसा कि मैं करता आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते भारत की भौगोलिक स्थिति में उसके विस्तार, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, भारत, अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और हम चलें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें ये बताती है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता अपने विशाल साम्राज्य, सभ्यता, संस्कृति, व्यापार और विकास को आर्थिक परिदृश्य से उसको जाना जाता है। यह है इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथ ही अगर इसके नामों के बारे में जाना जाए कि भारत को आर्यवर्त भी कहा गया। आर्यवर्त क्यों कहा गया? एक्चुअली में हुआ ये कि उत्तर भारत में आर्य आकर रहने लगे, इसलिए उत्तर भारत को आर्यवर्त कहा गया। उस एरिया को जहाँ आर्य रहते थे, इसलिए संपूर्ण भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना गया, आर्यों के नाम से आर्यवर्त जाना गया। प्लस दूसरी चीज़, जैसे भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, तो ये कैसे नाम पड़ा? तो जो भी ईरानी हैं, ईरानी जब भारत आए, सिंधु नदी पड़ेगी आपको जब भी आप उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश करेंगे, तो सिंधु को सा न कहकर हा कहा उन्होंने, तो सिंधु को हिंदू कहा उन्होंने, तो हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। वैसे ही यूनानी जब भारत आए स्थल मार्ग से, तो उन्होंने वो सिंधु को सा न कहकर ई कहने लगे, इंडस, सिंधु का इंडस बोलने लगे। तो इंडस से इंडस सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैसे इंडस से इंडिया हो गया। तो इस प्रकार से पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, हिंदुस्तान किसने दिया, इंडिया किसने दिया, अब नहीं पूछे जाते। लेकिन आपको आधारभूत जानकारियों के आधार पर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर इतिहास नहीं जानते हैं आप, किसी भी चीज़ के उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते हैं, तो फिर कितना भी जान लो आप समाज में खड़े नहीं हो पाओगे, समझ गए। किताबी भाषा आपका होना बहुत जरूरी कि किताबी ज्ञान, लेकिन प्लस सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है अगर समाज में खड़े होना है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा हमारा भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्लस अगर देखा जाए कि भारत की अवस्थिति में विस्तार, तो भारत की अवस्थिति में विस्तार के बारे में सबसे पहले चलते हैं। जैसा कि आपको बताया जाता है, आपने किताब में पढ़ा होगा कि भारत की अवस्थिति में विस्तार हमारे ग्लोब में गोलार्ध में वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गोलार्ध क्या है। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, गोल, कंप्लीटली गोल नहीं है, कहीं उठी कहीं बैठी है, सर्पिलाकार है, ठीक। तो इस पृथ्वी की एक रेखा जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, यह है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। ये रेखा को कई सारे नामों से जानते हैं। इसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। इसको समानांतर रेखा के बारे में जानते हैं, इसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इतने नामों से इसको जानते हैं। प्लस 0 डिग्री अक्षांश। अब आपके दिमाग में आ रहा है अक्षांश क्या होता है, ठहरिए बता रहा हूँ महोदय। जिन हमारे ग्लोब में जिन रेखाओं का विस्तार पूरब से पश्चिम में है उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। जिन रेखाओं का विस्तार पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब में है, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दूसरी चीज, अक्षांश रेखाएं हैं कितनी, तो चलिए बताते हैं। जैसे ही हमारा ग्लोब है 0 डिग्री अक्षांश है। अगर हम इसको आपको देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो यानी कि हर एक डिग्री पर एक रेखा है, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि हर एक डिग्री पर एक अक्षांश है, तो टोटल कितने अक्षांश बनेंगे, कितनी डिग्रियां बनेंगी, 90 डिग्रियां बनेंगी। इस प्रकार टोटल कितने अक्षांश रेखा हो जाएंगे, 90। उत्तर में 90, उत्तर क्या बता रहा हूं। सपोज दैट जैसे ये पृथ्वी है, तो ये इसको दो भागों में बांटा गया, तो ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, और गोले को आधा कर दिया गया, इसलिए इसको गोलार्ध बोला गया। तो ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध भाषा समझ में आई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिण वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, यानी उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, आ गया आगे। तो अगर आपको पता है आज 90 रेखा ऊपर है, तो सिंपल सी बात है 90 नीचे भी होंगी। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, प्लस एक 0 डिग्री अक्षांश मैंने नहीं जोड़ी, प्लस इसको जोड़ देंगे तो 181। टोटल कितनी अक्षांश रेखा आ गई, 181 अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब में होती हैं। केवल अक्षांश ही नहीं होते हैं, हमारे पृथ्वी पे देशांतर भी होते हैं। ठीक है, तो भारत किस कंडीशन में कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर में है तो अर्थात ये तो क्लियर है, इस वाले एरिया में होगा। उत्तर में है तो उत्तर में कहाँ है, पूर्व में है। पूर्व कैसे डिक्लेयर करेंगे, आइए बताते हैं आपको। जिन भी रेखाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में होता है उन्हें हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर बोल देते हैं। जिन रेखाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में होता है उन्हें हम देशांतर बोलते हैं। एक चीज और जान ली अक्षांश के बारे में, कि अक्षांश रेखाएं जो भी होती हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाएंगी, ध्रुव दो होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव, या दक्षिण में तो दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जब भी उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। देखिए ग्लोब है, विषुवत रेखा में आप देखिए ज़्यादा है, लेकिन आप जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं कम होते जा रहे, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो। क्लियर, वैसे ही एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखा मतलब जैसे ये है, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होती है महोदय, समझ गए आप। देशांतर में आइए, देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये उत्तर से दक्षिण में इनका विस्तार होता है, और उत्तर और दक्षिण में जैसे ही आप जाएंगे इनकी लंबाई कम होती जाएगी, चौड़ाई से, और इनकी चौड़ाई कम होती जाएगी। इनकी सर्वाधिक चौड़ाई भूमध्य रेखा पर होती है, विषुवत रेखा में, मध्य वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये तो इस प्रकार से इनके बीच की लंबाई कितनी होती है, इनके बीच की लंबाई जो है देशांतर रेखाओं के बीच की 111 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। ठीक है, 111.12 करके कुछ होती है। ठीक, तो ये है अक्षांश और देशांतर। देशांतर किन्हें कहते हैं, वे रेखा जिनका उत्तर से दक्षिण में विस्तार होता है उन्हें हम देशांतर बोल देते हैं। वे रेखा जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम में होता है उन्हें हम अक्षांश बोल देते हैं। इस प्रकार से अक्षांश 181, लेकिन देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में अगर आपको बताऊं, सपोज दैट एक गोला है, कोई भी गोला कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है, और हर एक डिग्री पर एक देशांतर होता है। इस प्रकार टोटल कितने देशांतर हो जाएंगे, 360। इस प्रकार से टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया आपके, गुड।
आगे समझ में नहीं। भारत की स्थिति उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखिए सपोज दैट ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर है। जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण में उस गोले को पूरे गोलार्ध को दो भागों में बांटकर उत्तर और दक्षिण कर देती है, वैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा इस ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, पश्चिम और पूरब में। इस प्रकार से अब मैं आपको बता दूं कि भारत का स्थिति एवं विस्तार कहाँ है, तो आपको पता चल गया पूरब और पश्चिम में तो है ही है, लेकिन कैसे आप दर्शाएंगे। ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ठीक। तो यहां पर कहीं है हमारा प्यारा भारत महान, ठीक। ये है हमारा हिंदुस्तान जहां हम रहते हैं, ठीक। आगे समझ में दूसरी चीज, एक चीज और जान लो। जो भारत है ना, एक्चुअली भारत वो हमारे एशिया महाद्वीप में हम लोग बसे हैं। हमारे अर्थात भारत जो है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में कहाँ? एशिया महाद्वीप में जो है वो दक्षिणी एशिया में है। दक्षिणी एशिया में कितने देश आते हैं? दक्षिणी एशिया में आपके आ जाते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इतने देश आपके आ जाते हैं दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिणी एशिया में। पृथ्वी घूमती कैसी है? पृथ्वी जो घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये एशिया महाद्वीप है, एशिया में ये हमारा भारत है, दिखा? ये हमारा भारत है, येलो कलर का, देखिए लिखा है भारत, ठीक। इस भारत में हम लोग रहते हैं और ये पूरी पृथ्वी है। ऐसे ही घूमती पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक। आगे समझ में आपके? इसीलिए ग्लोब का होना, मैप का होना इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो। केवल ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी अगर आप समझ गए तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड ज्योग्राफी, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। प्लस ज्योग्राफी से रिलेटेड ही आपकी साइंस भी चलती है। तो इसलिए अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ना है तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। और जब चीज़ें आपके दिमाग में कंडीशन पता होती, लोकेशन पता होता है ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। क्लियर? ओके, आइए आगे चलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर आप समझ गए। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बता देते भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। कितने डिग्री अक्षांश पे भारत का विस्तार है, कितने डिग्री देशांतर पे भारत का विस्तार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन देशांतरीय विस्तार वहीं पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। चलिए देखते हैं भारत के पहले अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए हम सबसे पहले अपना भारत प्यारा बना लेंगे, ठीक। ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए भाई बना लेते हैं अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा भारत अपना। देखिए थोड़ा अच्छा कम बनेगा लेकिन आपके समझाने भर का बन जाएगा, आप परेशान नहीं होना। ओके चलिए, ये है हमारा प्यारा भारत। मैंने बताया भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से। मैंने आपको बताया था अक्षांश कौन होते हैं? जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम होता है, ये अक्षांश होते हैं, ठीक। तो 8 डिग्री 4 मिनट से एक चीज़ ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इसके इधर जाएं तो 1 2 3 4 5 6 90। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 90, क्योंकि 90 है टोटल। वैसे ही कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार, दिख रहा है? यह है हमारे प्यारा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए आगे। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसमें कि
भारत का लेकिन जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से तो है, लेकिन अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु से अक्षांशीय विस्तार कितना है, अब आपके दिमाग में आ गया दक्षिणतम बिंदु क्या होता है, यही तो दक्षिणतम है। नहीं नहीं नहीं, ठहरिए, यह है हमारा प्यारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, इस पे ये हमारे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इस दक्षिणतम बिंदु को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोल देते हैं? इंदिरा पॉइंट बोल देते हैं। और दक्षिणतम बिंदु से भारत की स्थिति है 6 डिग्री से 45 मिनट, 47 डिग्री 6 मिनट तक। अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु से उसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का दक्षिणतम बिंदु से उसका अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन जब पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु से तभी आप इस पर टिक करेंगे, अन्यथा अगर आपसे पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? गुड। आगे हम चलते हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है, तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। भारत के मुख्य भूभाग का, भारत के दक्षिणतम पॉइंट तो ये है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए भारत के मुख्य भूभाग का उसका दक्षिणतम पॉइंट या उसका आखिरी बिंदु, तो भारत का जो आखिरी बिंदु है उसको बोलते हैं केप केमोरिन। केप केमोरिन, क्या बोलते हैं? केप केमोरिन। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत की आकृति कैसे है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। देखिए ये ऐसे चतुष्कोणीय दिख रही ना आपको, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, पूरब में। क्लियर? आइए, लेकिन भारत कैसा देश? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय एवं चतुष्कोणीय देश है। प्रायद्वीप क्या होता है? किसी भी देश का वह भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है। किसी भी देश का वह भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। कोई भी भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप बोल देते हैं। इस प्रकार भारत का ये वाला जो एरिया है, आप देखिए ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है बताने की मैं कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। इधर है अरेबियन सी अर्थात अरब सागर, और दक्षिण में है हिंद महासागर अर्थात इंडियन ओशियन। दुनिया के एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर है वो है हिंद महासागर। टोटल विश्व में 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। महासागर महाद्वीप के बारे में भी बताता हूँ। पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में जान लीजिए। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन दक्षिणतम बिंदु से 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब आपके दिमाग में आ गया कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु उन्होंने बता दिया। भारत के दक्षिणतम बिंदु से उसका नाम बता दिया इंदिरा पॉइंट। केप केमोरिन क्या बोलते हैं इसको जान लीजिए। किसी भी प्रायद्वीप का वह भूभाग जो तीनों ओर जल से टच करता है, ये वाला यानी ट्रायंगल, इसको बोलते हैं केप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केप। केप की हिंदी होती अंतरीप। क्या होती है? अंतरीप। ग्रेट निकोबार अर्थात इंदिरा पॉइंट को हम और 2 नामों से जानते हैं। एक नाम है पिग्मेरियन पॉइंट, दूसरा है पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पिग्मेरियन तथा पार्सन, इन 2 अन्य नामों से भी हम जानते हैं। क्लियर? आगे भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। क्या नाम है भैया? इंदिरा कॉल। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपके? अब हम चलते हैं देशांतर। देशांतरी विस्तार है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। देशांतर मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी समझा रखे हैं। वे रेखा जिनका विस्तार पूरा से पश्चिम में होता है उनको हम देशांतर बोल देते हैं। कैसे? चलिए, देशांतरी विस्तार कैसे होगा? ये
ये देशांतर पूरा से पश्चिम है, तो कितना है 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यह है भारत का देशांतरी विस्तार। क्या है देशांतरी विस्तार। चलिए अब आपके दिमाग में आ गया तो जो अक्षांशीय विस्तार था सबसे दक्षिण वाले उनके भी नाम थे, क्या थे, केप कोमोरिन या इंदिरा पॉइंट। ऐसे ही इनका इंदिरा कॉल था, लेकिन इनके क्या है, इनके भी हैं। इधर पड़ेगा गुजरात। तो भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो है आपका गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो ये गुजरात के से ये बिंदु है, इसको बोलते हैं, आप बोलेंगे सर गौरमाथा, गौरमाथा, या इसी को बोलते हैं सर क्रीक। बीच में गौरमाथा नाम पड़ा, पहले इसको सर क्रीक के नाम से जानते थे। इसके इधर वाले पॉइंट को बोलते हैं वालांगू, या इसी को बोलते हैं किबिथु, किबिथु, ठीक है। इनके नामों से इनको जानते हैं। ये बात आके समझ में आ गई। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूभाग केप कोमोरिन। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन भारत के दक्षिणतम बिंदु से उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये बात आपके समझ में आ गई। देशांतर के बारे में अगर हम बात करें, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा या सरक्रीक, सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू या किबिथु। गुजरात में सरक्रीक या गौरमाथा पड़ेगा, लेकिन इधर पूरब में किबिथु या वालांगू पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो भारत है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है हमारी पृथ्वी में, पृथ्वी का कितना % भूभाग भारत का और रखता है, प्लस भारत का क्षेत्रीय विस्तार कितना है। तो अगर बात की जाए भारत के क्षेत्रीय विस्तार की, तो भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये जो ये भारत है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें से अगर पूछा जाए आपसे कि ये तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन संपूर्ण भूभाग का कितने % भाग पर भारत की अवस्थिति है, तो भारत संपूर्ण भूभाग यानी 100% अगर पूरे विश्व की भूमि को मान लिया जाए, उस 100% भूभाग पर 2.42% भूभाग पर भारत स्थित है। ये बात आके समझ में आ रही है? आ रही तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज कर करके देखते रहिए। आपके पास सहूलतें हैं, आप अपनी सहूलतें अपनी फैसिलिटीज का फ़ायदा उठाते रहिए, लुत्फ़ लेते लीजिए। और गर्मी का मौसम है, बढ़िया खूब पानी पी पी कर पढ़ाई करते रहिए। नींद बहुत आती होगी मुझे पता है, लेकिन उसको कंट्रोल करिए। क्लियर? आगे अगर देखा जाए भारत का विश्व में स्थान, तो भारत का क्षेत्रफल की दर से 7वां स्थान है। तो शुरू के 6 कौन कौन से देश हैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें पे भारत। ठीक, देखिए 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और इंडिया 7। क्षेत्रफल की दर से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अगला जनसंख्या की दर से दूसरा है, पहला है चीन। ये बात समझ में आ रही है आपकी? वेरी गुड। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में जो भारत है ना, वो ब्राज़ील एक ऐसा देश है दुनिया का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर 5वें नंबर पर है। चाहे क्षेत्रफल के बारे में पूछा है तब भी 5वां, अगर आपसे जनसंख्या के लिहाज से पूछा जाए तब भी 5वां। क्लियर? आगे इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए आगे हम चलते हैं कि हम देख लेते हैं थोड़ा भारत के और बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देश कितने हैं? अगर बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो भारत के पड़ोसी देश हैं टोटल 9। कितने हैं? 9। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अपना भारत देश है ना,
ये एशिया दक्षिण एशिया में तो है ही है, लेकिन दक्षिण एशिया के मैंने आपको बताया 7 देश आते हैं दक्षिण एशिया में। ठीक, उन 7 में से कौन कौन से 7 मैंने बताए थे? एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये कितने 7 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? 7 जो है देश ये दक्षिण एशिया में आते हैं। लेकिन भारत को उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं इसको। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं पाकिस्तान, ठीक, और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इतने देश जो हैं आपके भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर बात की जाए भारत के लंबाई चौड़ाई टोटल कितनी है विश्व में, तो विश्व की अगर भारत की, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर, लेकिन पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 29-33 किलोमीटर। कितनी है उत्तर से दक्षिण में? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ये वाली लंबाई है 32-14 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम ये वाली है 29-33 किलोमीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई आपकी? आगे एक चीज़ मैं आपको यहीं बता दूं, जैसे आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में, और हम उत्तरी गोलार्ध हैं इसलिए उत्तरी गोलार्ध की हम बात करेंगे। और सबसे छोटा दिन 24 अप्रैल होता है, 24 दिसंबर होता है। तो इन सबसे छोटे और सबसे बड़े दिनों के अंतराल की अगर बात की जाए, तो अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लद्दाख के, तो लद्दाख में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन के बीच में 5 घंटे का अंतर होता है, 5 घंटे। वहीं पर अगर केरल की बात की जाए, तो केरल जो है वो उसके यहाँ सबसे छोटे सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर आता है, 45 मिनट का। इसीलिए केरल में दिन लगभग वर्ष भर बराबर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर धूप ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ गर्मी भयंकर होती है। केरल, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, ऐसे देशों में, कर्नाटक है, गोवा है। वहीं जम्मू कश्मीर में आप देखिए 5 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य क्या है, दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन होने के चलते इधर उत्तरी ध्रुव को बहुत कम प्रकाश दे पाता है बात कि नहीं? जबकि विषुवत रेखा पर वर्ष भर इसकी किरणें लंबवत पड़ती रहती, चमकता रहता है। तो अगर आपको बताया जाए कि क्यों होता है, तो भारत के जो दक्षिणतम बिंदु है ना, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की कुल लंबाई 876 किलोमीटर है। उल्टा डिजिट याद करना, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर दूरी पर पड़ जाता है। इसलिए जो भारत है, केरल वेरल है एक्चुअली में, ये काफ़ी नज़दीक पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। आप देखिए भारत में आपको सारे मौसम मिलेंगे। ठंडी ज़बरदस्त मिल रही है आपको भारत में, गर्मी ज़बरदस्त मिल रही है आपको भारत में। राजस्थान एरिया में जाइए ठंडी, आप जम्मू कश्मीर आइए, हिमाचल प्रदेश आइए, लद्दाख जाइए, यहाँ पर ज़बरदस्त ठंडी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें गर्मी राजस्थान के एरिया में देखिए, दक्षिण भारत में जाके देखिए, केरल है, वहाँ समुद्र का किनारा होने के चलते गर्मी थोड़ा कम पड़ जाती है, रात रात में काफ़ी अच्छी ठंडक मिल जाती है शाम होते ही। लेकिन राजस्थान में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। और इधर आपका ये पूर्व की ओर आप आएंगे, पूर्वोत्तर भारत में, तो यहाँ पर ज़बरदस्त आपको बारिश मिलेगी। इस प्रकार से भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। और किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता उस देश के ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। समझ है आप लोग? किस पर डिपेंड करती है? ज्योग्राफी पे। ठीक, आगे समझ में? आगे अगर बात की जाए भारत के पड़ोसी मुल्क की, तो भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहला तो पाकिस्तान, दूसरा
अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ये हैं हमारे 9 पड़ोसी देश। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये हमारे क्या है? 9 पड़ोसी देश हैं। इनमें से 7 जो हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय, जबकि आपके जो 2 हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। कौन सी सीमा साझा करते हैं? जलीय सीमा साझा करते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से देश कितने कितने किलोमीटर की दूरी हमारे साथ साझा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत का वह पड़ोसी देश जो सर्वाधिक दूरी तय करे उसको कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर बात की जाए चीन की, तो चीन जो है 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर। उसके बाद आकर बात की जाए चीन के बाद आके पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी? 3310। शुरू के 3 कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। वहीं पर नेपाल और म्यांमार की बात की जाए तो नेपाल 1752 और प्लस वहीं पर म्यांमार की बात की जाए 1458। 1752 और 1458 कौन कौन? ये है नेपाल प्लस ये है म्यांमार। ठीक है, बचे 2। एक है आपका भूटान, एक है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है वो टोटल 80 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं पर भूटान जो है वो 587 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये 80 किलोमीटर, ये 587 किलोमीटर। ये जो देश हैं ये क्रम से मैंने लिख दिए हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि इन देशों को उनके सीमा साझा करने के आधार पर उनको क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर आगे पड़ जाए म्यांमार, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। सॉरी, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, ये बात आपके समझ में आ रही है? वेरी गुड। आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रही तो पॉज पर लिखते रहो। ठीक, वहीं पर अगर बात की जाए भारत के, ये 2 स्थलीय सीमा जलीय सीमा साझा करते हैं, तो सीमा साझा नहीं करेंगे, इसलिए एक को जल संधि द्वारा पृथक किया जाता है, एक को चैनल पृथक कर देता है। जैसे ये है, इधर है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी, और इधर है म्यांमार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी। ठीक, तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल खाड़ी से पाक जल संधि जोड़ती है, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से तो पृथक कर रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जल संधियाँ क्या होती है? जल संधियाँ, संधि मीन्स होता है जोड़ना या जुड़ना। तो जल यानी जल राशियाँ जुड़ेंगी, वाटर बॉडीज यहाँ पर क्या होंगी? जुड़ेंगी। जैसे बंगाल की खाड़ी, एक खाड़ी दूसरी खाड़ी से, कोई सागर दूसरी सागर से, कोई महासागर, सागर से महासागर, खाड़ी से खाड़ी, सागर से नदी, नदी से। इस प्रकार से जब कोई 2 जल राशियाँ जुड़ती हैं, लेकिन आपस में जब 2 जल राशियाँ जुड़ेंगी तो किसी न किसी भूभाग को पृथक करेंगे। ऐसे ही ये जो पाक जल संधि है भारत को श्रीलंका से तो पृथक कर देती है, लेकिन मन्नार खाड़ी को बंगाल खाड़ी से जोड़ भी देती है। ये बात समझ में आ गई आपकी? अगले अगर देखा जाए मन्नार के म्यांमार को कौन सा पृथक करता है, तो बात अगर म्यांमार की जाए तो म्यांमार जो है मालदीव जो है एक्चुअली में और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। एक लक्षद्वीप का द्वीप है मिनिकॉय, ठीक, मिनिकॉय लक्षद्वीप का देश है, द्वीप है। उसी प्रकार 1 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से पृथक करता है। देखो कितने प्रकार से क्वेश्चन बनेगा।
कौन सा मिनी कार कौन कितने डिग्री चैनल मालदीव को भारत से पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किससे पृथक करता है? तो मालदीव को मिनी कार से। मिनी कार लक्षद्वीप का हिस्सा है इसलिए लक्षद्वीप को मालदीव से। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा इसलिए भारत को मालदीव से। चाहे तो मिनी कार को मालदीव से पृथक करा दो या लक्षद्वीप से पूछे वो भी सही है क्योंकि लक्षद्वीप का हिस्सा मिनी कार है। अगर भारत से डायरेक्ट पूछ ले कि भारत और मालदीव के तो भी सही है क्योंकि लक्षद्वीप मिनी कार किसके हिस्से हैं? भारत के हिस्से। आगे समझ में आगे यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन एक चीज और जान लो, 8 डिग्री चैनल जहां मालदीव को मिनी कार से पृथक करता है वहीं पर 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल जो है ये जो है लक्षद्वीप को मिनी कार से पृथक करता है। लक्षद्वीप को मिनी कार से, लक्षद्वीप को मिनी कार से पृथक करता है 9 डिग्री चैनल। लेकिन वहीं पर 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक कर देता है। अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक कर देता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन बना है कि अंडमान के कौन सा द्वीप और निकोबार के कौन से द्वीपों के बीच से गुजरता है? तो अंडमान का है छोटा अंडमान, ये इसी को इंग्लिश में लिटिल बोल देते हैं, लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। ये है कार का, निकोबार के कार द्वीप। तो कार निकोबार द्वीप को लिटिल अंडमान द्वीप या छोटा अंडमान द्वीप को एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल पृथक कर देते हैं। तो क्वेश्चन बनता है 10 डिग्री चैनल किसको किससे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक कर देता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन मैंने किन द्वीपों से होकर गुजरता है तो छोटे अंडमान का और कार निकोबार के बीच से गुजरता है। दूसरी चीज, एक चैनल यहाँ पर है कोको चैनल। कोको चैनल जो है ये एक्चुअली में अंडमान को म्यांमार से पृथक कर देता है। अंडमान को म्यांमार से पृथक कर देता है। इतनी ही बातें समझ में आई आपकी? बहुत ही बढ़िया चीज़ें मैंने आपको बता दी और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए कि पड़ोसी देश मैंने आपको बता दिए, जलीय सीमा साझा करने वाले बता दिए, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश मैंने आपको बता दिए, प्लस कौन कौन से भारत के तटीय राज्यों की बात मैं कर लूँ इसी वक्त। भारत के तटीय राज्य कितने हैं? जितने पड़ोसी राज्य हैं उतने भारत के तटीय राज्य हैं। यानी क्या आप सोचोगे, अच्छा 9 पड़ोसी हमारे पड़ोसी देश हैं तो क्या 9 तटीय राज्य हैं? या सही है, आपने सही सोचा। अच्छा सोचते हैं आप, सोच तो अच्छा लेते हो। ये बात सही है कि 9 ही हमारे तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं आइए मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं आया है जिसके बारे में मुझे आपको बताना पड़े। ठीक, चलिए देखते हैं। पड़ोसी राज्य 9 हैं, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं, 5 4 9 हो जाते हैं। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, ये हो गए 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 हो गए। 4 इधर होंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 4 इधर। ये वो भारत के तटीय राज्य हैं जो तटीय राज्य वे राज्य जिनकी सीमा तट से, तट यानी किसी सागर किसी महासागर से। तो यहाँ का इधर अरब सागर है तो अरब सागर सीमा से साझा करेंगे, इधर बंगाल खाड़ी तो बंगाल खाड़ी से, इधर हिंद महासागर तो हिंद महासागर से। तो ये तटीय राज्य हैं। ठीक है, आगे समझ में आपके तटीय राज्य टोटल कितने? 9। इन तटीय राज्यों में अगर पूछ रहा सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, कौन सा राज्य समुद्र के साथ या सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, तो सबसे आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। गेट गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है। उसके बाद आपके चौथे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र, गेटम। ठीक, आ गया समझ में? आइए, तो मैं चाह रहा हूं आज इतना ही रखूं अपनी क्लास को। बाकी चीज़ें अगले दिन बताएंगे, अगले लेक्चर में आपको बता देंगे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, प्लस आपको बता देंगे
समुद्री विस्तार भारत के कहाँ तक होता है, किसी भी देश के कितना समुद्र में कितना कितना अधिकार होता है, ऐसी कई सारी चीज़ें अगले लेक्चर में आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। और एक चीज़, ऑक्सफोर्ड खरीद लीजिए, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो ऑक्सफोर्ड खोल कर रखें और देखते रहें क्या मैं सही बता रहा हूँ, सही नहीं बता रहा हूँ तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपने गलत बताया। और मैं तभी जानूंगा जब आप पढ़ेंगे। और ये तब पता कैसे चलेगा, अगर मैं जरा सा भी गलत होऊंगा तो आप क्लियर कर दोगे मुझे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आएगा भी बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।